हम लोग का आज नया टॉपिक्स है, ये कवर हो रहा नहीं है, यहाँ तक कवर हो रहा है ये। हाँ, आज का नया टॉपिक्स है, 10वां वाले के लिए काफी फायदेमंद टॉपिक्स है ये, इसलिए सही से पढ़िए, ऐसा ही समझना भी। A to Z बातें करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि भूमंडलीकृत होता क्या है और ये पूरा विश्व बना कब और बना है तो अभी इसका असर क्या है। कितना को तो ये समझ में नहीं आता कि भूमंडलीकृत है क्या, भूमंडलीकरण है क्या, कितनों की बात समझ में नहीं आ रहा। इसमें भूमंडलीकृत एक एक चीज तुम समझो पहले, यहाँ शब्द देखो, सबसे पहले शब्दों में सबसे पहला जो यूज हुआ है वो है भू, है वो क्या है, भू। अब भू मतलब होता है भूमि, यानी धरती, और धरती है गोल, धरती है गोल, और धरती गोल है तो उसके मतलब उसके सतह पर कई देश बसा हुआ है, सतह पर क्या है, कई देश बसा हुआ है। अब देशों के बीच, देशों के बीच क्या ऐसा होगा कि ये भूमंडलीकृत करा गया, यानी कि पूरा ग्लोब का सभी देश एक कहलाएगा, पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का देश जो है कि एक सूत्र में बन जाएगा। जब पूरा दुनिया एक सूत्र में बंधेगा, यही बंधना क्या कहलाता है, भूमंडलीकृत। यानी कि ये भूमि पर जितने भी देश है सभी एक होगा। वो किस रूप से एक होगा, कैसे एक होगा, यही जानकारी हम पूरा पढ़ेंगे, जिसको हम भूमंडलीकृत कहेंगे। इसलिए तो शब्द में लिखा हुआ है विश्व का बनना, यानी पूरे विश्व जो है कि भूमंडलीकृत होगा। अब क्या होगा, तो पहला बात, हम इसके परिभाषा से ही जान पाएंगे, बिना इसके परिभाषा से हम कैसे जान पाएंगे भूमंडलीकृत है क्या। तब इसके बाद जो है कि इसके बारे में विस्तार हम बातें करेंगे। भूमंडलीकृत, भूमंडलीकृत का अर्थ होता क्या है, पहले ये जानो। कहता है कि जब एक देश दूसरे देश के बीच, एक देश जब दूसरे देश के बीच पूंजी, श्रम, वस्तु और तकनीक, सुनो क्या बोल रहे हैं, पूंजी, श्रम, वस्तु और तकनीक बिना रुकावट के एक देश से दूसरे देश आना जाना शुरू हो जाता है, यही सूत्र जो है कहलाता है भूमंडलीकृत, यही कहलाता है भूमंडलीकृत। आज देखो, तकनीक, वस्तु, श्रम और पूंजी पूरे दुनिया में रन कर रहा है, पूरे दुनिया में रन कर रहा है। अब कैसा रन कर रहा है, रन मतलब दौड़ रहा है, चल रहा है। दुनिया में कोई भी तकनीक आता है तो पूरे किसी देश के अंदर कोई तकनीक डेवलप होता है, पूरे दुनिया छा जाता है, पूरा दुनिया छा जाता है। यदि कोई रोग लॉन्च कर गया कहीं पर, वुहान शहर में कोरोना वायरस लॉन्च हुआ, नहीं हुआ, कोरोना वायरस फैला, देखो तो भूमंडलीकृत का ही देन था कि ये कि पूरे दुनिया में छा गया, पूरे दुनिया में छा गया। यानी कि हम क्या बोले इसमें, इसमें हम एक बात बोले कि जब एक देश दूसरे देश, दूसरे देश के बीच, क्या पहला बात आया, क्या, श्रम, क्या, श्रम। श्रम का मतलब होता है कामकाजी व्यक्ति का आना जाना, काम जो करता है जाकर के, उससे जो पैसे कमा के आता है, यानी कि श्रम, श्रम के लिए जाता है। श्रम मतलब मजदूरी कह सकते हैं, काम के तलाश में, काम के तलाश में जो है कि काम के तलाश में
जो मजदूर जाते हैं क्लास में, विश्व के किसी देश में काम के तलाश में, विश्व के किसी देश में जाना। पहले हम परिभाषा को सही समझा देते हैं, इसके बाद इसका जो है ना, जो मेन थॉट है समझने का, उस पर विचार करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा लेंदी चैप्टर है। तुम एनसीईआरटी और एससीईआरटी वाला यदि निकाल के पढ़ना शुरू करोगे, दिमाग का दही हो जाएगा, एकदम दिमाग का दही हो जाएगा। एक से दो तीन पन्ना पढ़ते पढ़ते कह दोगे कि नहीं जरूरी नहीं है पढ़ना, समझे ना था क्या क्या लिखा हुआ। और खास करके एससीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो तो और दुनिया से बाहर बात किया है। छोटी सी बातों को लंबी बातें करके लिख दिया है, और जितने महत्वपूर्ण बातें जो होनी चाहिए उतना मेंशन नहीं किया है। तो मेरा प्रयास रहेगा तुम्हें सबसे बेहतर ढंग से सिखाने का, इसलिए सही ढंग समझना। पहले हम परिभाषा को समझा रहे हैं, अब फिर बताएंगे ये परिभाषा लाया किसने और ये पूरी दुनिया में छा गया कैसे, और भारत में सबसे भूमंडलीकृत, भारत कब से भूमंडलीकृत से जुड़ गया, ये बातें। पहले हम बातें कर रहे हैं क्या, श्रम। आज पूरा दुनिया में लोग काम काज के लिए, पैसे के लिए पूरे विश्व के किसी कोने में जाकर के काम कर रहे हैं, कहीं पर भी जाकर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिमी बिहार में जब देखोगे तो चंपारण सब में देखोगे, मुजफ्फरपुर सब के एरिया सब देखोगे, सारण सब के एरिया सब देखोगे, मैक्सिमम जो है कि वहाँ के लोग सऊदी जाता है। फिर हमारे यहाँ पूर्वी बिहार के हिस्से के लोग को देखोगे, हर एक गांव से लोग हरियाणा, पंजाब, लुधियाना जाते हुए मिलेगा, दिल्ली जाते हुए मिलेगा। ये तो देश के अंदर न है, हम देश का बातें कर रहे हैं। देश के मजदूर, तुम्हें पंजाब का अधिकांश आदमी तुम्हें कनाडा जाते हुए मिलेगा, समझ में आया? यानी कि भारत से ही नहीं गया, तब कनाडा जो गया भारत से ही नहीं गया जी, पंजाब से गया, घर से गया, तो बिहार से गया मतलब घर से गया। तो अलग अलग राज्य का सोर्स जहां जहां है, जैसे केरला, ईसाई ज्यादा वहां पे जनसंख्या में है, उसका देखो विश्व के साथ ज्यादा आवागमन जो है कि फ्लाइट से ज्यादा आना जाना होता है केरला के लोगों का। तो वो भी तो विदेशों से उसका व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, आवागमन जो होता है। तो श्रम के लिए आज जो है कि लोग कहाँ नहीं जा रहा, विश्व के हर कोने में जा रहा है। भारत से मैक्सिमम जो कि व्यापार करने के लिए, रोजगार पाने के लिए पढ़े लिखे इंजीनियर जितने भी होते हैं सब अमेरिका चले जाते हैं। तो आखिर अमेरिका जाने का मतलब उसको वहाँ श्रम श्रम जो वो खटता है, वहां पर काम करता है, उसके बदले उसे बेहतर पूंजी मिल पाता है। बेहतर क्या मिल पाता है, पूंजी मिल पाता है। तो दूसरा काम क्या है, श्रम के साथ अब जो है कि बेधड़क पूंजी आ रहा है हमारे देश। क्या हम बोले, एक देश से जब दूसरे देश में श्रम, पूंजी और वस्तु, चौथा में तकनीक, तकनीकी, ये सभी बिना रुकावट, बिना बिना रुकावट का आवागमन करेगा, यही भूमंडलीकृत कहलाता है, यही भूमंडलीकरण। साधारण बातों में समझा रहे थे पहले, तब इसे हम डीप नॉलेज में जाए। जब वो श्रम करेगा, श्रम मतलब काम काज करेगा, अपना हुनर से जो भी काम करेगा, तो वो पूंजी पाएगा वहां पे। अब पूंजी पाएगा वहां से तो वो पैसे कमा पाएगा, चाहे जिस रुपए में जैसे लाता है, डॉलर में लाए, जैसे भी लाए, उस करेंसी को भारत यहाँ आकर के भंजाएगा, वो अच्छे मोटे रकम के रूप में मिलेगा। वस्तु, आज सबसे दुनिया में देखना, अर्थव्यवस्था में वस्तु का आवागमन सबसे ज्यादा चाइना से है, चीन से है। कहाँ से है, सबसे ज्यादा आवागमन है।
सबसे ज्यादा आवागमन चाइना से पूरे दुनिया भर में। इसलिए चीन का अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है चीन। दुनिया का सभी देशों में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला देश यदि है तो वो चीन है। ठीक। तो चीन का वस्तु पूरे दुनिया भर में। सिंपल सा, आप जो कैप पहनते हैं टोपी, वो कैप आप आपका यहाँ भारत में सिलाई हो के नहीं हो, बांग्लादेश से आया हो। बांग्लादेश से यदि किसी ने मैप कोई यदि कैप पहने हुए हो, टोपी पहने हो, टोपी के हिस्से को उल्टा के देखना, उसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा होगा। सिंपल सा टोपी जो पहनते हैं। ये मोबाइल जो चला रहे हो एक पर एक, हमारे यहाँ एक भी कंपनी का मोबाइल सब नहीं। इंटेक्स सब निकला था, माइक्रोमैक्स सब निकला था, वो भी जो है कि उसका भी बैंड बजा हुआ, वो भी हालत खराब है, वो कंपनी के साथ टिकवे नहीं करता है। ये जो है चाइना का आया हुआ, रियलमी, वीवो, ओप्पो, ये वस्तु कहाँ का है? हमारे देश का थोड़ा है ये, विदेश का है। तो बिना रुकावट का आया है। टैक्स हम नॉर्मल मात्र से टैक्स देते हैं, जितना होता है भारत सरकार को दे करके अपने यहाँ मंगा लेते हैं। सुविधा है बहुत ज्यादा, मंगा लेते हैं। तो वस्तु छा गया पूरी दुनिया में, चीन है उसमें आगे। पूंजी में अमेरिका सबसे आगे है, अमेरिका सबसे आगे है पूंजी मामले में। अब तकनीकी बात, जिस देश में वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी तकनीक का खोज होता है, और विज्ञान के द्वारा खोजा गया तकनीक पूरे संसार के लिए होता है। विज्ञान के द्वारा खोजा गया जो भी तकनीक होगा, वो पूरे संसार उसका उपयोग करता है, पूरा संसार। ऐसा कोई देश है ही नहीं जो तकनीक से ऐसा ले सके, तकनीक वहाँ है ही नहीं, हर जगह तकनीक है। ठीक है, सटा उधर से, सटा उधर, बाहर निकला हुआ, सटे उधर। तो अमेरिका पूंजी में सबसे आगे है। तो अब आज जो देखो, ये पूंजी में बातें इसलिए कर रहे हैं, आज देखो कि पूंजी की बातें हम ऐसी नॉर्मल बातें नहीं कर रहे हैं, अमेरिका इसलिए आगे है। अमेरिका में जो है एक पर एक कंपनी है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप जिसको बोलते हो, कैलिफोर्निया से शहर में, सिलिकॉन घाटी से पूरे दुनिया में तकनीक फैला हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पूरे दुनिया में है हुआ। उसी में से यूट्यूब देखते हो, है ना। आज जो है कि नाच गान करके अपना कला नृत्य दिखा करके यूट्यूब पे जो पैसे मोटे छाप रहा है लोग, तो वो पैसे कौन दे रहा है? वो तो अमेरिका दे रहा है ना। आप अपने यहाँ भजा लेते हो पैसे को, तब ना तुरंत बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोक देते हो, तब ना पैसे से तुरंत एक पर एक वाहन गाड़ी ले लेता है, लोग लाखों रुपया कमा लेता है। सिंपल सा हम देखे हुए वीडियो क्रिएटर सब देखते हैं, नॉर्मल सा जो है कि मिट्टी का धसना में सिर्फ धस के गिर जाता है, उसका मिलियन में फॉलोवर्स है, काफी कमाई है। कुछ ना है, सिर्फ क्या करता है, कुछ ना है कि नॉर्मल सा काम खाली करेगा, उसका खाली वीडियो बनाएगा, लोड करेगा। जो लोग उसको बड़े ध्यान से देखना पसंद करता है, जैसे ट्रैक्टर चल रहा है, चल रहा है, थ्रेसर चल रहा है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक वीडियो बना करके थ्रेसरिंग का एक प्रोसेस से करके दिखाओ, दिखा करके लोड कर दो, देखना देखने वाला ढेर आदमी देखबे करेगा। सिंपल सा जो है कि यदि आप घर में जो है कि खपरी में यदि लावा भूज रहे हैं मकई का भी, उसको प्रोसेस के साथ लेके आइए, देखिए देखने वाला बहुत होगा, उसका मिलियन में चले जाएगा। लेकिन प्रोसेस के साथ होना चाहिए, लोग प्रोसेस के साथ उसको देखना पसंद करता है, चाहे कोई भी चीज हो। प्रोसेस यदि दिखाओगे लोग देखना पसंद करेगा, और जब उसका व्यू बढ़ेगा, पैसे आएगा, पैसे आएगा तो पूंजी वहां सीधा पूंजी पूंजी आएगा। तो पूंजी हमारे यहाँ बंद करके हमें अमीर बना रहे बना। तो यदि हमारा यूट्यूब नहीं होता, आज हमारा सोशल मीडिया नहीं होता, तो आज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे जो वीडियो क्रिएट करते हैं, उसको इससे मोटे टका कहाँ से आता है? और ये भी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पैसे के लिए कर रहे हैं ना जी। ये भी जो वीडियो देख रहा है, जो भी ऑनलाइन भी देखेगा, वो भी तो कहेगा कि सर भी तो आप भी तो पैसे के लिए करते होंगे। सही बात है, पैसे के साथ साथ हम भी तो चाहते हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, हमको भी चाहिए पूंजी। अब पूंजी के साथ साथ मेरा उद्देश्य है कि तुम्हें नॉलेज हो, और नॉलेज ऐसे होता है ताकि सस्ते में नॉलेज तुम्हारे घर पे रहे, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आसान भी हो जाए पढ़ाई। मुझे दो
पूंजी भी मिलता है, दोनों एक दूसरे का सहारा हो गए, जीवन चल रहा है, यही है। लेकिन क्या आज देखो तो पूरे दुनिया में एक चीज का तुम्हें सूत्र दिखाई दे रहा है कि श्रम, आज एक आदमी एक देश से दूसरे देश जा रहा है खटने के लिए, पूंजी विदेश का पूंजी हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। आज वस्तु चाइना का पूरे छा गया हमारे यहाँ। दीपावली में जो बम पटका, और जो है कि तुम दीपावली में जो है कि वो जो है कि बल्ब वाला जो है कि लड़ी सब जो जलाते हो, चंदर सब कहाँ से है? सब चाइना से। कहाँ? सब चाइना से। तो ये सभी वस्तु हम आंख से देखते हैं कि हमारे पास है। ये तकनीक तो देखते ही हो। अब बल्ब क्या हमारे भारत में बना था? कंप्यूटर हमारे यहाँ बना था? नहीं ना। आज मकई काटने के लिए जो सब बड़े बड़े जो है कि मशीन है, क्या हमारे यहाँ बना था? आज जितना भी नए नए उपकरण बन रहा है, क्या हमारे यहाँ बना है? हाँ, जो भी बना है तकनीक वो भी हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश तो विदेशों से आया है, हमारे यहाँ नहीं आया है। तो परिभाषा यहाँ तक मात्र रहा कि जब एक देश दूसरे देश के बीच श्रम, पूंजी, वस्तु और तकनीक आसानी से, बिना रुकावट के आसानी से आवागमन, आदान प्रदान होगा, यही आदान प्रदान करना भूमंडलीकरण कहलाता है, भूमंडलीकृत कहलाता है। समझ में आया? अब ये भूमंडलीकृत पूरे दुनिया कैसे बनेगा, कहानी हम वहां शुरू करते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? समझ में आया बात? हम वहां से अब बातें करते हैं कि अब जो भूमंडलीकृत हुआ कैसे, प्रारंभिक समय से हम बातें करते हैं, इसे हम फिलहाल मिटाते हैं। क्या परिभाषा याद हुआ तुम्हें? है भूमंडलीकरण क्या है? बोलेंगे, जब एक देश दूसरे देश के बीच श्रम, पूंजी, वस्तु और तकनीक आसानी से आवागमन होगा, आसानी से लेन देन होगा, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? भूमंडलीकरण। समझ में आया बात? आया बात समझ में? अब चलते थोड़ा सा हम लोग कुछ महत्वपूर्ण थॉट लेके चलते। चलिए, अब देखिए इसमें से ये भूमंडलीकृत विश्व का बनना, देख रहे हो नहीं? ये विश्व ऐसा बना हुआ है अभी, लेकिन जब नहीं बना हुआ था हम तब से बातें कर रहे हैं। पहले जो था ना, विश्व भूमंडलीकृत नहीं था बना, था क्या? पहले विश्व बाजार था, पहले विश्व बाजार था। पहले क्या था? पहले विश्व बाजार था। हमारे भारत में यदि देखोगे प्राचीन इतिहास को, भारत के प्राचीन इतिहास को उल्टा के देखोगे, तुम्हें विश्व बाजार का जिक्र मिलेगा। विश्व बाजार में कहां कहां दुनिया में कैसा विश्व बाजार था, जबकि उस समय भूमंडलीकृत शब्द नहीं था। ये भूमंडलीकरण कृत का जो शब्द देखते हुए ये 1990 में आया, हाल फिलहाल की चर्चा है, पहले नहीं था ये। और ये प्रभाव जो है कि 1947 से लेकर के 1990 तक जो है कि हमारे यहाँ इसका, हमारे यहाँ भूमंडलीकरण का प्रभाव था ही नहीं, सरपट नहीं था। आप समझो, पहले भूमंडलीकृत समझ में आया? आप समझो थोड़ा सा, आगे थोड़ा सा समझना है कि पहले जो था ना भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण यानी भूमंडलीकृत शब्द नहीं था। पहले इसकी अवधारणा नहीं थी लोगों के बीच। इसकी अवधारणाएं जो आई है भूमंडलीकृत का, ये अवधारणाएं आई है 1990 के दशक में। अब कैसे आया है इस चीज का हम आगे क्लास में मेंशन करेंगे। ये 1990 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन विलियमसन। ये अमेरिका का रहने वाला। कहाँ का ये अमेरिका का जो है कि अर्थशास्त्री है, अमेरिका का। ठीक है ना? इसी ने जो है कि भूमंडलीकृत का जो है कि भूमंडलीकरण का जो है, भूमंडलीकरण बोले या भूमंडलीकृत रहे बोले एक ही चीज है। ठीक है ना? भूमंडलीकरण का जो है कि अवधारणा पहले नहीं था, ये 90 के दशक में आया। लेकिन जब ये नहीं था तो पहले क्या था? आप समझने वाली बात ये है, पहले क्या था? तो पहले पूरा दुनिया जो है, पूरा दुनिया जो है विश्व बाजार से जुड़ा हुआ था।
किससे जुड़ा हुआ था? विश्व बाजार से जुड़ा हुआ था। और ये प्राचीन इतिहास में भी इस चीज का जिक्र किया गया है। तो प्राचीन इतिहासों में जब देखोगे तो प्राचीन काल में जो है कि थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बैकग्राउंड कुछ इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? ये 90 के दशक में आया, तो ये देने वाला ये शब्द कौन है? जॉन विलियमसन। तो पूछता है कि भूमंडलीकरण का शब्द किसने दिया? जॉन विलियमसन। और जॉन विलियमसन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इससे पहले जो है कि भूमंडलीकरण की अवधारणा नहीं थी। जब ये नहीं थी तब क्या था? इससे पहले विश्व के बाजार की अवधारणा थी। विश्व की बाजार की अवधारणा थी। यानी कि अभी जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, विश्व में बाजार ऐसा कहाँ कहाँ था जो कि वस्तु का आदान प्रदान होता था। तो उस समय विश्व बाजार में अधिकांश जो है कि विनिमय जो होता था, विनिमय मतलब खरीद बिक्री जो होता था, व्यापार जो होता था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि वस्तु देना और वस्तु लेना, वस्तु को देना वस्तु को। तो उस समय प्राचीन समय में और अभी भी देखोगे हमारे यहाँ मुद्रा के साथ साथ वस्तु का भी विनिमय प्रणाली है। विनिमय मतलब होता है लेन देन। विनिमय मतलब क्या था? लेन देन। अभी देखिए हमें कोई किसी चीज की आवश्यकता हो जाती है, हम यदि अधिक से अधिक मक्का उत्पादन करके रखे हुए हैं, तो जाते हैं मक्का दे करके उसके बदले मुद्राएं में उसको बदल देते हैं, मुद्राओं से फिर हम कोई चीज खरीद लेते हैं। क्या नहीं खरीदते हैं? तो इससे पहले जो विश्व बाजार चलता था, तो विश्व बाजार में लोगों की क्या आवश्यकता होती थी, तो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो मार्केट जाता था, बाजार जाता था। अब बाजार में वो अपना वस्तु देता था, जैसे कि मुझे एक गाय की आवश्यकता है, मुझे 2 भैंस है, ठीक है, और हमें जो है एक भैंस एक गाय से पूर्ति हो जाएगा हर काम में। हम चाहते हैं एक भैंस बेच देने के लिए और गाय ले लेने के लिए। मान लो कि गाय का दूध मेरे लिए उपयोगी ज्यादा है, तो हम गाय का दूध खाएंगे, भैंस का नहीं खाएंगे। तो हम क्या करेंगे? एक भैंस को लेकर के कहाँ जाएंगे? बाजार जाएंगे, मंगल बाजार जाएंगे, नहीं लगता है? बेरोली में लगता है। तो अब जब जाएंगे वहां पर, अब हम ऐसे अब गाय वाले व्यक्ति को खोजेंगे किसके पास गाय है और उसे भैंस की आवश्यकता हो, तो अपना भैंस दे देंगे और उससे हम क्या करेंगे? गाय ले लेंगे। अब देखो, तो वस्तु से वस्तु लेन देन हुआ। ये आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन काल में व्यक्ति अपने आवश्यकता की पूर्ति जो है कि विनिमय कैसे करता था? वस्तु से वस्तु, वस्तु से वस्तु, वस्तु देना वस्तु लेना, वस्तु विनिमय प्रणाली से, वस्तु विनिमय प्रणाली से। समझ आया बात? यदि कहेंगे पहले व्यक्ति जो है कि बाजार मार्केटिंग कैसे करता था? वस्तु विनिमय प्रणाली से, वस्तु विनिमय प्रणाली से। समझ में आया बात? अभी अभी कैसे हो रहा है? अभी मुद्राएं हो गई, और मुद्राएं के साथ साथ अभी हम क्या हो गए? कैशलेस होने लगे। यानी कैश मतलब मुद्रा, अब हम क्या होने लगे? कैशलेस होने लगे। अब कैश का भी उपयोग करना बंद कर दिए, डिजिटल पेमेंट पे हम धीरे जा गए। आज देखो कौन ऐसा नहीं है कि जो कि ऑनलाइन जो यूपीआई यूज नहीं कर रहा है, यूपीआई फोन पे यूज नहीं कर रहा है क्या? आज देखोगे छोटे से जो है कि अंडा बेचने वाले से लेकर के देखोगे बड़े बड़े बिजनेस तक जो है कि फोन पे एक्सेप्ट करने लगा है। चाय बेचने वाला अब जो है कि 5 रुपए 10 रुपया ऑनलाइन लेने लगा है, लेने लगा है। जब जाओगे दुकानदार के पास, बोलोगे कि पहले क्या होता था कि जब कुछ खरीद बिक्री किए, सीधे बोल देते कितना रुपया हुआ? कहता 54 रुपया हुआ। 50 रुपया लीजिए, 4 रुपये खुदराना है, और 4 रुपये उसको चूना लग जाता था। अब सीधा कहता है कितना रुपया है? 54 रुपया हुआ। कितना रुपया आपके पास? 50 रुपया। 4 रुपया फोन पे कर दीजिए। कहे खुदराने, उस पर खुदराने उसमें टिपिए हो जाएगा, लेकिन नहीं हो जाएगा। इसीलिए लोग का बहाना अभी क्या हो गया? खत्म हो गया, नहीं हो गया। कितना होता है? कहता है कि 1 रुपया भी होता है ना, तो फोन पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा मेरे खाता। यदि ऐसा सब 100 को उसको ग्राहक आएगा, तो 100 रुपया देख के रुपया तो 2 रुपया उसका लेके जाएगा, तो क्या होगा? शॉर्ट लगेगा नहीं लगेगा? कंपनी में घाटा लगेगा नहीं लगेगा? दुकानदारी में घाटा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना? इसलिए जो है कि आज हम लोग कैशलेस पे आ गए। लेकिन शुरुआत कहाँ से थी? वस्तु विनिमय प्रणाली से। फिर क्या आई? मुद्रा विनिमय प्रणाली आई। अब मुद्रा विनिमय प्रणाली से आज हम कहाँ चले जा रहे हैं? अब कैशलेस पे जा रहे हैं, अब डिजिटल विनिमय प्रणाली पे आ गए हम लोग, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। और साथ साथ में हम क्या कैशलेस भी होते चले जा रहे हैं, नहीं तो चले जा रहे हैं। ये सभी देन जो है कि ये भूमंडलीकरण का है। लेकिन अभी देखोगे हम विश्व में बातें कर रहे हैं, किसको लेकर के? बाजार को लेकर। तो हमारा प्राचीन इतिहास में कुछ प्रमाण है मिला हुआ, किसका प्रमाण है मिला हुआ? क्या प्रमाण है? तो बैकग्राउंड हिस्ट्री के अनुसार हम समझते हैं। बैकग्राउंड हिस्ट्री का मतलब होता है हिस्ट्री के बातों से इस चीज को हम प्रमाणित करते हैं। कैसे?
तो प्राचीन इतिहास में हमारे यहाँ एक सबसे प्राचीन संस्कृति सभ्यता थी हड़प्पा। सिंधु घाटी के इर्द गिर्द बसा हुआ जो एक शहर था, जो हड़प्पा, जो कि शहरीकरण जैसा था, शहर था। उस हड़प्पा में जो है कि हड़प्पा के समकालीन में मेसोपोटामिया, कौन चीज, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया एक सभ्यता जो कि हम पढ़ाएंगे कि जो पश्चिमी क्षेत्र में था। ठीक है, हड़प्पा इधर है और पश्चिमी क्षेत्र में। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के, तो वहां पे एक था राजा है, एक शासक है, वो लिखा हुआ अवकद के शासक, अवकद के शासक, उसका नाम है सारगोन। क्या नाम है? सारगोन ने एक अभिलेख लिखवाया था, अभिलेख। सारगोन ने क्या लिखा था? अभिलेख। अभिलेख होता था चार प्रकार का। अभिलेख क्या प्रकार? चार प्रकार का होता है। अभिलेख मतलब होता है कि राजा अपना पहचान देने के लिए, भविष्य में हमें जान पाए कि हम कितना प्रभावशाली राजा थे, इसलिए अपने समकालीन जो है कि अपने द्वारा किया गया कार्य को दर्शा करके किसी अभिलेख में जो है कि प्रमाणित छोड़ देता था। वो मरने के बाद भी लोग उसको पढ़े, समझे, तो जाने कि मेरा राजा कैसा था। मतलब पहले कैसा था? पहले अपने प्रमाणों को दिखाने के लिए भीत पे लिख देता था, भीत पे। उसको भित्ति अभिलेख कहते थे। अभिलेख का मतलब होता है जो राजा राजा द्वारा किए गए कार्य जो है कि वो शिल्पकार द्वारा, मतलब जो है कि छेनी हथौड़ी से उगा करके, ऐसा नहीं कि पेंट कर दिया, रंग से लिख दिया, ऐसा बात नहीं था। शिल्पकारों द्वारा जो होता है, खुदाई करके करता था, ठीक है, छेनी हथौड़ी से करके भीत, भीत पे, भीत समझते किसको कहते हैं? दीवाल उबाल या किराना उनाड़ा के उसको भीत कहते हैं। ठीक है, भीत जो पथरीला इलाका वाला भीत होता था, उस भीत पे लिखवाता था, उसको कहते भित्ति अभिलेख। अभिलेख मतलब लिखा हुआ, ठीक है। और उसका भित्ति अभिलेख, और उसके बाद क्या होता था कि ये मिट ना जाए, हरा ना जाए, इसलिए गुफा के अंदर भी घुस के लिख देता था ताकि गुफा में सुरक्षित रहेगा। तो गुफा अभिलेख, समझ में। और उसके बाद अब जो है कि और प्रमाणित देने के लिए, और जाने लोग देखे फ्रंट पे रहे, तो वो बड़ा बड़ा स्तंभ बनाता था, गोल गोल पिलर जैसा, ठीक है, उसको स्तंभ, इसको खुट्टा कहते हैं हम लोग। उस पे लिखा लिखा करके चारों तरफ, और उसको गाड़ देता था जहां जहां काम करता था, ताकि लोग भविष्य में इसको समझते रहे। नहीं देखते हो हमारे भारत में बहुत पैसा, देखते हो चार बगवा वाला स्तंभ के ऊपर में चार गो बाघ रखा हुआ है, उसी का अशोक का स्तंभ ना है। देख रहे हो, बिहार वाला नक्शा में देखना मिलेगा तुमको, वहाँ खुट्टा पे है एगो बगवा है, दिखा दे रहा है वहाँ पे, अशोक का लिखा हुआ, वैशाली का है वो, दिख रहा है। तो ऐसे ही वो अशोक ने वहां पे करवाया था, ठीक है। अशोक के द्वारा जितना भी उसका स्थापित किया गया था, उस चीज का प्रमाणित देने के लिए वहां पे बना के दे दिया था, अपना पहचान राजा छोड़ता था, तो असम होता था। अभी देखना हमारे यहाँ गाँव ग्रामीण इलाका में मुखिया सब जो है कि, विधायक सब जो है कि शिला अभिलेख का प्रयोग करते हैं। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर का टुकड़ा वाला हिस्सा ला करके, अब कहीं सड़क के किनारे में जो लिखा रहता है, फलमा घर से लेकर ईटा सोलिंग फलमा घर तक, नहीं लिखाता है, लिखवा करके इसमें जो है कि लिखवा करके छड़ी हथौड़ी से पेंट घुमा देता है, पेंट, अब ताकि इसको कितनों उदारने पर भी, ऐसे ऐसे करने पर भी मिटेगा नहीं। नहीं देखते हो? तो ये अभिलेख देखो, मुखिया सब भी यूज करता है रोडवा बनाने में, कोना कहीं पे देखोगे संगमरमर वाला है, कोई पत्थर से लिखवा करके देता है, उसे कहते हैं शिला अभिलेख। क्या कहते हैं? चार अभिलेखों का प्रयोग करता था। उसी में सारगोन 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 शासक ने बताया था कि हमारे अभिलेखों में इस चीज का दावा किया है कि हम जो लिखे हैं, उस अभिलेख में बोला है कि दिलमन, माकन और मेलुहा शब्द है, पुराण का शब्द है सब। ये बात समझ में नहीं आएगा, सही समझना। क्या बोला है? मलहन, दिलमन, माकन और मेलुहा। मतलब इसका है कि बोला कि मेलुहा के व्यापार, ये सब जो व्यापार आता था, तो उसके यहाँ लंगर डालते थे। लंगर का मतलब होता है जहाज आकर के रोकते थे उसके यहाँ। लंगर का मतलब क्या होता है? जहाज। लंगर का अर्थ क्या होता है? जहाज। लंगर का अर्थ अभी अभी हम लोग समझते हैं कि भोज खाए पिए नहीं थे। सिख धर्म में जो है कि लंगर रखता है, खूब खाता है पीता है, खाइए पिए जाइए, लंगर करा के जीवन में। यहाँ लंगर का मतलब क्या होता है? लंगर होता था जहाज का, लंगर जो होता था ना, अभी भी लंगर शब्द जो है कि जहाज से जुड़ा हुआ शब्द है। वो ऐसा 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 करके होता था, उसमें ऐसे से ऐसे करके होता है, ऐसे करके उसे पानी किनारा में जाकर के सीधे ऐसे फेंक देता है और जहाज को रोक लेता है। समझ में बात? क्या करेंगे जे लंगर, समझ में ला? लंगर के रखे ये वाला देखिए, रस्सी उस पर लपेटा रहता है, ऐसे फेंक देता है और उसको नचोड़ करके पकड़ लेता है जहाज को, और जहाज रुक जाता है। उसी को कहते हैं क्या? लंगर। तो ये लंगर जो होता था,
ये क्या बोला था, लंगर डालते थे, मतलब क्या हुआ, जहाज रोकते थे। समझा बात? लंगर जहाज को नहीं कहते हैं, जहाज का प्रयोग होता है लंगर का, ठीक है। लंगर का क्या है, जहाज को रोकने वाला, ठीक है। उसके यहाँ आता था। दिलमन का मतलब है कौन सी, बहरीन शहर, शहर है, एक शहर है, देश है, ठीक है, बहरीन। तो व्यापार कहाँ से, बहरीन से होता था। मकान मतलब मकराना, मकराना तट है, ठीक है। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, जब मकराना तट पढ़ाएंगे, मकराना पढ़ाएंगे, जब अफगानिस्तान के क्षेत्र के उस क्षेत्र में बताएंगे मकराना है, ठीक है, मकराना। उसके बाद जो है कि मेलुहा का मतलब है कौन सी, हड़प्पा। कहा कि इन सब का व्यापार हमारे यहाँ से होता था। इसका मतलब है कि विश्व बाजार का प्रमाण दिखा रहा है ना ये अभिलेख। देखो, इतिहास को वही माना जा सकता है जो आंखों द्वारा भी लिखा हुआ पढ़ा हुआ दिखता है। जो आंख जो है कि पढ़ता है और इस चीज को समझता है कि नहीं ये चीज सही प्रमाण में है। समझ में आया बात? तो ये अभिलेख प्रमाण दिखाता है कि पहले पहले जो था कि भूमंडलीकरण नहीं था, पहले विश्व बाजार था। पहले क्या था, समझ में आया बात? तो इस बैकग्राउंड हिस्ट्री से हमें बात समझ में आता है कि सच में पहले विश्व बाजार से पूरे दुनिया जुड़ा हुआ था। पहले विश्व, पूरे दुनिया उस समय ज्यादा नहीं था। जब की बातें हो रही है ना, उस समय गिन चुन के यदि देखता है ना, 15-20 ज्यादा देश हो पाता है मात्र। सिकंदर के समय में तो 13-14 को था मात्र देश। इसलिए सिकंदर जन सब देश पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए बोला था जो जीता वो सिकंदर, पूरे विश्व में अधिकार कर रखा वो कौन है, सिकंदर। अभी करके दिखा दे, ऐसा सिकंदर कौन है, कर देगा, कर पाएगा अभी, ऐसा सिकंदर होगा अभी कोई, नहीं होगा। उस समय लिमिट था, और राजा साम्राज्यवादी होता था। रे का अभिलेख से, शासक का अभिलेख से ये प्रमाणित हो गया कि विश्व बाजार पहले जो है कि विश्व जो है कि बाजार से जुड़ा हुआ था, और वस्तु का जो है कि विनिमय आपस में आदान प्रदान करता था बिना रुकावट के। इसका और भी प्रमाण बहुत सारा है। प्रमाण इस प्रकार है। ये प्रमाण क्या है, आपको हम दूसरा प्रमाण दिखाते हैं। इसमें क्या, इसको मिटाने की क्या जरूरत है, आपको हम थोड़ा सा मैपिंग सोच से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए, ये देखो, ये यूरोप, ये है एशिया। थोड़ा मिटाना पड़ेगा, वीडियो पॉज कर दो, पॉज कर दो। अब दूसरा प्रमाण कैसे समझेंगे हम लोग। दूसरा प्रमाण ये, अभी जस्ट वहां से हम देखे प्रमाण, हिस्ट्री से, बैकग्राउंड हिस्ट्री देखे। अब दूसरा देखो, दूसरा 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 प्रमाण क्या है, ये देख रहे हो, ये अपना भारत। भारत है ये। अब ये भारत, ये बगल में देखो, यहाँ चाइना मिलेगा आपको, मिला चाइना, चाइना ये, चीन है। तो चीन में एक चीज समझोगे, वस्तु को लेकर के, उत्पादन को लेकर के, वस्तु में जो भी उत्पादन होते थे, विश्व में जो है कि चीन सबसे आगे रहा। इसलिए उसका असर अभी है कि विश्व में सबसे ज्यादा ना वस्तु का उत्पादन जो है कि अभी भी चीन कर रहा है, ठीक है। तो विश्व में एक समय जब पूरा विश्व बाजार से जुड़ा हुआ था, तो कैसे जुड़ा हुआ था, तो ये जो देखते हो, चाइना, चाइना में चाइना में एक समय में अखबार यानी कागज का आविष्कार हुआ था। कागज का आविष्कार होता है। जैसे यूपीएससी पास करके जो है कि हम लोग बड़े अधिकारी बनते हैं, तब जिला वाला कंट्रोल करते चलाते हैं ना। यूपीएससी पास करते तब जो है कि अपना जिला वाला तरह से राज को चलाते हैं, बड़े अधिकारी बनते हैं। उस समय जो है कि वहाँ बड़े अधिकारी बनने के लिए जो पेपर पास करना पड़ता था, यानी कि एग्जाम देना पड़ता था। और एग्जाम देने के लिए जो है ना, वहाँ पेपर की बुकों की आवश्यकता पड़ी थी। कागज का आविष्कार हुआ था। और कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में। एक बात और, इससे पहले की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो है कि चीन चीन से एक रास्ता गया हुआ था इससे, ठीक है, ऐसे गया हुआ था, ये पूरे ऐसे घूम करके यूरोप में इटली के रोम तक आता था। याद होगा, इटली के एकीकरण में पड़े थे रोम। याद करो कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो ईसाई, सबसे प्रभावशाली देश, ईसाई जो है कि सबसे सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई जो है कि ईसाई धर्मों में सबसे यदि देखोगे बड़े ज्ञानी है तो वो पोप है। तो वो देखो, रोम का रहने का वो स्थान है, जो बड़े ज्ञानी सब व्यक्ति पोप वहां पाए जाते हैं, नहीं, पोप रहते हैं। तो उसका यहाँ से, चीन से ऐसे जाते, भारत के ऊपरी सिरा जाते हुए, ये
यूरोप में जाते हुए यहाँ पे इटली के रोम तक जाता था एक रास्ता, एक पथ। ठीक है। और यहाँ से जो है कि ध्यान देना, यहाँ से जो ना रेशम का व्यापार होता था। किसका होता था इसका? रेशम। रेशम का व्यापार होता था। किसका होता था? इस व्यापार से ये व्यापार का रास्ता देखते हो क्या हुआ? आराम से। तो चीन से जो है कि व्यापार का एक मार्ग था जो कहा जाता था इटली के रोम तक जाता था। इसको रेशम मार्ग कहते थे। क्या कहते थे? चीन में जो है कि देखोगे सूती कपड़े के लिए, रेशम कपड़े के लिए जो है ना आगे रहा है। तो इस मार्ग से जो है कि बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। और इसका प्रमाण जो है कि हमारे यहाँ जो है कि जो शासक थे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाएंगे, समुद्रगुप्त, हाँ समुद्रगुप्त के बारे में, वो टैक्स वसूलते थे, इतना प्रभावशाली थे। इससे यदि कोई चीज लेके जाओगे यूरोप की तरफ, टैक्स देना पड़ेगा। भारत का राजा से टैक्स लेता था। ये सब हम हिस्ट्री में प्रमाण देखते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि यदि विश्व बाजार से नहीं होता तो क्या रेशम मार्ग पुराना वाला दिखता? नहीं दिखता। और ये मार्ग जो है कि एकदम पहाड़ों के बीच बीच से निकल करके यूरोप की जाता था। और ये चीन से व्यापार होता है। यहाँ पर जब कागज का आविष्कार हुआ, इसी मार्ग से कागज जो है कि सुनो, जब कागज का आविष्कार हुआ था, कागज का आविष्कार होगा तो किताब छपने के लिए छापाखाना होगा। क्या होगा यहाँ पे? छापाखाना का विकास होगा। जब छापाखाना का विकास हुआ था, जिसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, जब छापाखाना का विकास हुआ था, ये छापाखाना इसी रेशम मार्ग से होते हुए जर्मनी, इटली पूरे देते हुए रोम, पूरे फ्रांस तरफ पूरे फैला था। असल में लेकिन भले ही जो है कि यूरोप आगे हो जाए, पढ़ लिख करके जो है कि किताबी नॉलेज में, साहित्य में आगे हो जाए, लेकिन आविष्कार तो चीनी में हुआ। तो ये देखोगे, ये रास्ता ये दिखाता है, ये एशिया है। ये क्या है? एशिया। एशिया से व्यापार यूरोप के बीच में इस रेशम मार्ग से होता है। एशिया से व्यापार, एशिया से व्यापार, एशिया से एशिया से व्यापार, एशिया से व्यापार। अब नहीं चमकता होगा, देख लो तो नहीं चमकता है। तो एशिया से व्यापार जो है कि एक यूरोप, यानी कि एक ये यूरोप है, यूरोप देश है, ये कौन सी एशिया है। तो एशिया देश से व्यापार जो यूरोप के बीच रेशम मार्ग से होता था। इसका मतलब है कि उस समय पूरे विश्व का बाजार देखो, मार्केटिंग है दो महादेशों के बीच ना है कि ना है। दूसरी बात, विश्व को जो है कि व्यापार में जो है कि विश्व को व्यापार में जो है कि एक शहर बसाया था सिकंदर ने अपने समय में। यहाँ पे देखोगे इजिप्ट, यहाँ बगल में देखते हो हैं, इसे यहाँ पर जो है कि यूरोप में अलेक्जेंड्रिया नामक एक शहर बसाया था। क्या बसाया था? अलेक्जेंड्रिया नामक क्या शहर था? है यहाँ देखो, यहाँ शहर है ये अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर। ठीक है। ये सिकंदर ने बसाया था। किसने बसाया था? और ये अलेक्जेंड्रिया नामक जो बाजार था, शहर अभी बाजार, अभी शहर से है, अभी बाजार उस समय था, अलेक्जेंड्रिया बाजार। ये अलेक्जेंड्रिया जो है कि सिकंदर के समय में हुआ था। सिकंदर किस समय में? सिकंदर ने ही बसाया था। ये कौन सी था? बाजार था ये। और ये बाजार का उद्देश्य था कि यूरोप से पूरे पूरे यूरोप से व्यापार, और पूरे अफ्रीका से व्यापार, और पूरे एशिया से व्यापार यहाँ होता था। यानी कि अलेक्जेंड्रिया बाजार जो है, इस चीज का प्रमाण दिखाता था कि एशिया से पूरे देश का व्यापार, यूरोप से और अफ्रीका से, तीन महादेशों का व्यापार अलेक्जेंड्रिया से जुड़ा हुआ था। असल में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता अलेक्जेंड्रिया नामक शहर किसने बसाया था? अलेक्जेंड्रिया नामक बाजार किसने बसाया था? अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंड्रिया मार्केट से जो है कि बाजार से जो है कि कितने देशों का व्यापार जुड़ा हुआ था? कौन कौन? रिकॉर्ड चल रहा है ठीक से? ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है ना सही से? ठीक। ये बातें समझ में आ गया सबको? तो वो चीज़ हम नहीं बताए अभी, यदि हम इसको मिटा करके लिखें। और कौन सा था? मेल हुआ। ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं? विश्व बाजार। आप थोड़ा सा ये आगे समझो थोड़ा सा। अभी हम जस्ट मैप के सहारे से हम बता रहे थे, थोड़ा सा मैं अभी ड्रॉ किए है। आपका रेगुलर क्लास वहीं से है, ऑनलाइन वाले भी सही समझ रहा हूँ। अब ये देख रहे हो चीन, जो देख रहे हो, चीन से एक एक मार्ग गया हुआ था। वो मार्ग कहाँ तक गया था? इस मार्ग का नाम क्या था? रेशम मार्ग। रेशम। इस मार्ग से ही होकर के एशिया से यूरोप गया। क्या गया? छापा खाना। क्या गया यहाँ से?
छापा खाना गया। और क्या गया, ये विश्व बाजार रास्ता था, ये विश्व विश्व बाजार का क्या था, ये विश्व बाजार मार्ग था, ये विश्व बाजार क्या था, ये मार्ग था। इसी रास्ते से जो है कि छापा खाना गया, मतलब कागज भी व्यापार हुआ। किसका हुआ, यहाँ से कागज का व्यापार हुआ, नहीं हुआ। जस्ट बगल में देखोगे हमारा भारत में भी अधिकांश कागज कौन सा आता है, चाइना से आता है, नहीं आता है। तो ये बातें हुई रेशम मार्ग लेकर के। और एक बातें है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर देखोगे अलेक्जेंड्रिया, कौन सी, अलेक्जेंड्रिया नामक जो है कि बाजार, विश्व बाजार, अलेक्जेंड्रिया नामक क्या है, विश्व विश्व बाजार। क्या ये विश्व बाजार था, छोटा मोटा बाजार नहीं था, रुपोली बिरोली वाला, नमक छिया वाला। ऐसा ना, विश्व बाजार का मतलब हुआ कि विश्व का बड़े बड़े तमाम ऐसे बड़े बड़े चीज मिलेगा जहाँ पे बड़े बड़े डिमांड को पूर्ति किया जा सके। एक देश दूसरे देश के बीच में बड़े डिमांड होता है, अब बड़े डिमांड को पूर्ति करने के लिए ऐसा ना, एक कुंटल बोरा में या टन में जाएगा, कई टन में, टन टनाटन में जाएगा यहाँ से। ऐसा समझे ना, ऐसा ना, व्यापार जो होगा एक टन में, 2 टन में नहीं होगा, टन टनाटन में होगा, ऐसा समझे ना। तो ये व्यापार जो है कि कहाँ से, ये व्यापार जो है कि पूरे दुनिया से जुड़ा हुआ है। और ये अलेक्जेंड्रिया किसने बसाया था, विश्व बाजार, सिकंदर ने, सिकंदर महान ने बसाया था। किसने बसाया था, सिकंदर ने। तो ये कहता था कहाँ से, पूरे एशिया से, यूरोप से और अफ्रीका से, 3 महादेशों का जो है कि विश्व बाजार था, ये कौन, अलेक्जेंड्रिया। ये हमारे इतिहासों में प्रमाणित के साथ बताया गया है, ठीक है। और दूसरी प्रमाण, हमारे यहाँ उस समय राजा महाराजा जो था, राजा महाराजा जो है कि मुद्रा रूप में जो है कि जानना, वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद जो है कि कुछ ना कुछ मुद्राएं भी चलाए हुआ था। हम तत्काल की बातें कर रहे हैं। तो उस समय यहाँ देखोगे, ये मालदीव है ना, मालदीव। तो मालदीव में जो है कि यहाँ पे ज्यादा ना, यहाँ कौड़ी मिलता था, कौड़ी, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कौड़ी। नाम सुने, कहता है एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तो फूटी कौड़ी क्या होता था, कौड़ी एक मुद्रा प्रणाली था, ठीक है। वो कौड़ी हर जगह नहीं मिलता था, वो कौड़ी मालदीव में मिलता था, और जहां मन तहां नहीं मिलता था, इसलिए वो कौड़ी सिर्फ राजा ही लाता था। और राजा ला करके जो है कि उसे जो है कि अपने राजतंत्र के बीच में, प्रजा के बीच में जो कि मुद्राएं रूप में लेन देन करने के लिए चलाता था, ताकि ऐसा कहीं बाहर से कॉपी ना हो सके। इसलिए सबसे छोटी उस समय की मुद्राएं, सबसे मुद्राएं थी जो कि लेन देन करता था, इसलिए कौड़ी लेन देन के लिए उपयोग होता था। इसलिए आदमी का अभी भी बातों बातों में बोलता है कि हम थोड़ा, तुमको थोड़ा टूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। उस समय टूटा हुआ कौड़ी का भी वैल्यू था, उस समय टूटा हुआ कौड़ी का भी क्या था, फटी हुई कौड़ी का भी वैल्यू था, इसलिए कह रहा था फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। नहीं कहता है, जब हिस्से का बात आता है ना, तो लोग झगड़े में ऐसा जरूर बोलता है, तुम कितनों लाख मांग लो, तुमको हम फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाले, नहीं बोलता है। तो कौड़ी का इतना वैल्यू था। तो उस समय जो है कि हमारे यहाँ का राजतंत्र जो राजा था, तो राजा जो है ना मालदीव से जो है कि कौड़ी का जो है कि मार्केटिंग करता था, कौड़ी यहीं से लेके जाता था। ये हमारे इतिहासों में इसका प्रमाण के साथ दिखाया गया है, समझ में, समझाया। यानी कि अभी तक हम दूसरा टॉपिक ये सीखे कि पहले भूमंडलीकृत यानी भूमंडलीकरण नहीं था, पूरे विश्व में उसमें विश्व बाजार था, और विश्व बाजार का प्रमाण हम अलग अलग तरीकों से देखे ना। अब आते हैं भूमंडलीकरण शब्दों पे, ठीक। अब आते हैं हम कहाँ पे, भूमंडलीकरण शब्दों पे। देखो हमारा देश जो है ना, कहता है कि देखो जहाँ समय लग रहा है ना, वहाँ तरफ पॉज करिए करो, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे बोलेंगे तब, ऐसा नहीं किसी को जो है कि पूरी पूरी टप रहा है। हम कई बार बोले हैं, बच्चे को कई रूप से समझ में आता है। ये है बच्चे, ठीक है, जिसको समझ में आता है ये मैं हूँ, ठीक है। जिसको समझ में आता है, जैसे हम समझाते हैं डैडी यहाँ होता है, जिसको समझ में नहीं आता है, यहाँ से आने के बाद ऐसे हो जाता है, ठीक है। और कितना का आता है, इधर से निकल जाता है। तब इनमें से जो है कि ध्यान रखना कि ये वाला सबसे बेहतर है, जो यहाँ आने के बाद रुक जाए। जिसको ऐसे जा रहा है, आपके लिए बगले बगल रास्ता खुला होगा, उसको बैठने से फायदा नहीं है, वो चले जाओ, सही रहेगा। चलो अगला बात है, ये जो आगे के जो टॉपिक्स अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये जो आगे समझने जा रहे हैं,
जस्ट इससे पहले हम देखें क्या, पूरे विश्व जो है कि किस तरह जो कि एक विश्व बाजार से जुड़ा हुआ है, उसी का प्रमाण हम पूरे बता रहे थे। अलेक्जेंड्रिया बताए, रेशम मार्ग के बारे में बताए, रेशम मार्ग किस तरह चीन से पूरे, चीन का बोलेंगे हम, पूरे रेशम मार्ग से पूरा एशिया का व्यापार यूरोप के साथ होता था रेशम मार्ग के द्वारा। नहीं, तो ये सभी बातें देखिए। अब बीच में जो है कि आपको, अब वीडियो वाले थोड़ा बोल देते हैं कि वीडियो वाले को थोड़ा कटा हुआ मिलेगा बीच में तुरंत, फिर सर अचानक ये वीडियो में कैसे आ गया। तो जस्ट ये चीज पिक्चर विक्चर बनाने के लिए आपको जो है ना थोड़ा सा वीडियो के बीच में कट करके जो है कि वही रेगुलर बातें आपको हम समझा रहे हैं। यानी कि यहाँ से एक नया नया प्रसंग शुरू हो रहा है, भूमंडलीकरण को समझना। देखो, किसी भी चीज को यदि समझना है ना, उसको खंड बाय खंड करके समझोगे ना, जल्दी समझ में आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। तो अब शुरुआत में हम क्या बताए, भूमंडलीकरण परिभाषा दिए, समझाए। भूमंडलीकरण पहले ऐसी अवधारणाएं नहीं थी, 1990 के दशक में आया। तो हम तो अभी 1990 के दशक में नहीं थे, हम तो प्राचीन समय में थे। तो प्राचीन समय में विश्व बाजार था, तो विश्व बाजार कैसे जुड़ा हुआ, तो वो हमने देखा, वो हमने समझा। अब जो हम समझने जा रहे हैं वो बड़ा सोच समझ के जो है कि हम लोग प्राचीन इतिहास को लेकर के वर्तमान तक आने वाले हैं। समझो अब यहाँ से बात नया प्रसंग, ये जो देखते हैं भारत, ये अपना भारत जो है, ये भारत जो है कि भारत शुरू से ही, हमारे यहाँ की संस्कृति, भारत की शुरू से हमारे यहाँ की संस्कृति जो है कि पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। पूरे विश्व को एक अपना क्या मानता है, परिवार। यानी कि सारा विश्व एक परिवार है, सारा विश्व एक क्या है, परिवार। हमारे यहाँ की नीति है, विश्व में जितने भी देश है, विश्व में जितने भी जीव जंतु जो भी चीज है, सब हमारा एक परिवार है। यह अवधारणा हम सभी भारतीयों का है, ऐसे सभी देश वाले नहीं सोचते। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है जिसको हम बोलते हैं क्या, वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम यानी वसुधैव मतलब होता है कि सारा जो विश्व है, वसुधैव धरती, धरती जितना भी देश है, सारा जो विश्व है, विश्व जो सारा जो है कि एक प्रकार का हमारा एक परिवार है। तो विश्व का सारा जो है कि देश के लोग, जीव जंतु, हर एक चीज हमारे एक परिवार का हिस्सा है। ये अवधारणा हमारे भारतीयों का सोच है। इसलिए हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, क्या कहता है, तो वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब कि सारा विश्व एक परिवार है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं द वर्ल्ड इज वन फैमिली। द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा संसार जो है कि एक परिवार है। ये अवधारणा हमारे भारतीय संस्कृतियों के, हमारे यहाँ की सोच है। लेकिन ये सोच ने विश्व बाजार के साथ साथ हम सबको कैद कर लिया। सोचो, हम आज भी कुटुंब, कुटुंब समझते किसे होते हैं, हमारे घर पर आए हुए मेहमान, उसको हम इतना आदर सम्मान के साथ अपना भाव रखते हैं, इतना आदर सम्मान रखते हैं कि अपना हर चीज बिक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वचन में जो बोल दिए वो होगा। इतना आदर भाव सम्मान से है। अनजान व्यक्ति, अजनबी भी जब एक गिलास पानी मांगता है ना, तो कहते हैं कि नहीं, बड़े भावपूर्वक से, बड़े श्रद्धा से, बड़े अच्छे से इसको बैठा करके पानी पिला के, हो सके तो खाना के लिए पूछ भी लेंगे तब जाए। इसलिए देखना कि जब कोई बाहर से आता है, भूखे ऐसा लगता है, चेहरा लग भूखा हुआ है, भूखा है, खाया पिया न है, उससे हम पूछ भी लेते हैं खाना नहीं खाया है, बड़े देखते हैं दिक्कत से चल रहे हैं, रुकिए खा लीजिए। जबकि अजनबी मेरा कोई नहीं था। हमारे माँ सबकी देखना ये भावनाएं हैं, ऐसे सबको जो ऐसे सबको जो है कि देखना खा खिला पिला के भेजेगा। ऐसे जो भिक्षुक आ जाते हैं, कोई अजनबी आ जाते हैं, खाना पीना खिला के भेजेंगे। मतलब जो भी आते हैं बड़ा आदर भाव के साथ हम लोग उसका सेवा सत्कार में लग जाते हैं। सिंपल सी बात जानते ही है, जब हमारे यहाँ जो है कि मेहमान के रूप में जब जीजाजी आते हैं, खास करके फूफा जी आते हैं ना, देखिए कैसे पसर के खा के जाते हैं, नहीं जाते हैं, आएगा तो एकदम आएगा। एक समय में जो है कि ध्यान देना, एक समय में जो है कि मेहमान जी हुआ करते थे, अब जमाई रजा होते हैं, और जमाई रजा जम के खाते हैं, चाहे वो फफा, चाहे वो फूफा के रूप में हो,
चाहे वो जीजा के रूप में हो, जैसे हो, जम के खाता है, नहीं खाता जी, है कि ना है? तो वो दुनिया जो है कि आज भी देखना कि वो है ना, है क्या, वसुदेव कुटुम्बकम। तो यानी कि मेहमान को बड़ा हम मेहमान नवाजगी में आगे अभी भी भारतीय, इसका हम लोग शिकार हो गए। कैसे शिकार पता है? तो जब विश्व के बाजार से जब व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ आए, उसमें आने वाला को सबको जो है कि आदर सम्मान बुला लेते थे। इस आदर सम्मान में जो है कि पहले वो हमारे दरवाजे पर आए, दरवाजे बैठने के लिए दो तो आंगन चले आए, आंगन में आने के बाद जो है कि हमारे घर पे ही कब्जा कर लिया। मतलब समझे समझे कुछ, कि जो व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ आए, वही व्यापारी हम सबको गुलाम बना। ये हम प्राचीन इतिहास से भी बातें करेंगे। 711 ईस्वी 712 ईस्वी में भी जो आक्रमण हुआ अरबों द्वारा, इसके बाद देखोगे, इसके बाद देखोगे 1707 ईस्वी के बाद देखोगे जब आधुनिक इतिहास शुरू होता है, तो उस समय देखना अंग्रेज जब आए, तो अंग्रेजों ने अपना अधिकार इस तरह दिखाया कि 200 साल तक हम लोग को गुलाम बना दिया। सिर्फ यही वसुदेव कुटुम्बकम, इतना सा आदर सम्मान ने हम सबको गुलाम बना 200 साल तक, 200 साल तक गुलाम बना के रखा है इस शब्दों ने। और अभी भी हम लोग इस चीज से बाज नहीं है कि थोड़ा इस चीज को समझे। यदि हम अंग्रेजों को यहाँ आने से मना कर देते, व्यापार करने का आदेश नहीं देते हमारे यहाँ का राजा, और जाने वक्त उसको जो है कि झोला भर भर के जो है कि इधर से जो है कि दान दक्षिणा देकर नहीं भेजते, फिर दोबारा आते वो, आते मारपीट के यहाँ से भेजते, दोबारा आने का नाम लेता है यहाँ पे, आया है कुटिए देंगे पकड़ के, कूट दिया, उसके बाद कहा जाओ ना वहाँ कूट कूट के बताना कैसे आया कैसे मारवा। लेकिन जैसे यहाँ आया तो एकदम पूरा मान सम्मान एकदम जो है कि जब वास्को डी गामा आया था कालीकट बंदरगाह पर, ढोल पर बजा बजा करके स्वागत किया गया था। और जाने वक्त जो है कि उसको भी जो है कि पूरा जो कि कई गुना लाभ दे करके, 20 गुना लाभ दिया था ना जी, 16 गुना लाभ दिया, लाभ दे करके तब भेजा था। जाने के साथ वहां जो है कि पुर्तगाल पुर्तगाल जैसे पहुंचता वहां गदगद होता, कहता वाह क्या बात है, ऐसा देश खोज करके आए हैं, पूछिए मत। चलते हैं फिर उधर से सब आया, बाल बच्चा बुतरू सबको लेकर के, बीबी लेकर के सब पहुंच गए यहाँ आकर, एकदम जम के खाना शुरू कर दिया, एकदम जम घट लगा दिया यहाँ पे। हमारे यहाँ है, हम अतिथि आते हैं बड़ा अच्छा बात है, लेकिन जाने का भी हम भी विचार करने लगते कब जाएंगे, नहीं सोचते हैं। लेकिन हम अतिथि को नहीं कहेंगे कब जाएंगे। इस पे देखो अजय देवगन के मूवी निकला होगा, अतिथि तुम कब जाओगे, ना चचा आते हैं उसके यहाँ, ना जम घट के खाते हैं और जम घट के जो है कि प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन फिर भी जाने का नाम नहीं लेते हैं। समझ में, मतलब जो है कि उससे समझ में आता है कि अतिथि होता क्या है, वो हमारे भारतीय संस्कृति में दिखा गया है। लेकिन ये सब जो अतिथि आया हुआ था, इसने तो बर्बाद ही कर दिया, समझो सही से, ऐसे सब अतिथि ने हम सबको बर्बाद ही कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया। लास्ट में जो है कि 1947 आते आते हम सबको हमारे राष्ट्र चेतना में इसका ऐसा जागृति दिमाग में आया, ऐसा ऐसा दिमाग में अब आया, इतना इतना मतलब जो है कि दुख कष्ट खेपने के बाद कि नहीं ये हमें लूट रहा है, इसे यहाँ से जाना चाहिए, इसे यहाँ से भगाना चाहिए। तब हमने 15 अगस्त 1947 को ऐसे यम वाले अतिथियों को यहाँ से भगाया। लेकिन फिर भी जो आजादी के समय महात्मा गांधी उसको बड़ा बड़ा दुलार प्यार से कह रहा है कि यदि एक चमेटा यदि गाल में मारेगा दूसरा चमेटा भी दे दीजिएगा, क्या अतिथि है ना, ना है। फिर भी गांधी जी फिर भी कह रहा है कि मारना ना है, मेरा कुटुंब है ये ना, मारना ना है, हिंसात्मक रूप से आजादी नहीं पाना है, हिंसात्मक रूप से इसे यहाँ नहीं जाना देना है, अहिंसा से जाने देना है। अहिंसा मतलब बिना मार काट हुए आदर्श पूर्वक यहाँ से उसको भगाना है। फिर भी हम लोग आदर्श के रूप में है, क्योंकि मेरा अतिथि है ना, विश्व से आया हुआ आदमी है ना वो, समझ रहा है। लेकिन सब आदमी ऐसा नहीं होता है, बड़े पापा आदर्शवादी है, चचा थोड़ा आदर्शवादी होगा। उसी चर्चा में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी तरह नहीं सोचते थे वो। और उसी उसी चर्चा में से महिला का चर्चा थे सुभाष चंद्र बोस, नहीं था, कह दे तू मुझे खून दो मैं तुझे, हो गया। यहाँ के माँ से एकदम अपने अपने लाल का खून मांगना शुरू कर दिया कि तुम्हें जो है कि इस देश का आजादी करने के लिए बलि भी चढ़ना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन जो कि देश को आजाद करा देंगे। देखिए तो ऐसे अतिथि को भगाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ गया हम लोग, ऐसे अतिथि
जो कि पीठ पे कोड़ा बरसा-बरसा करके जो है कि गुलामी के जंजीर में बाँध करके और हमसे आदर सम्मान से हमारा घर पे भी कब्ज़ा कर ले, ऐसे अतिथि को मार के नहीं भगाना कैसे भगाना चाहिए? नहीं, इसलिए जो है कि फिर भी हम लोग आदर्शतापूर्वक दिखाए हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, हिंसावादी से नहीं, अहिंसावादी से हम लड़ेंगे और देश को आज़ाद कराएँगे। देखिए तो हिंसात्मक रूप से कि अहिंसा रूप से, अहिंसा का जो है कि लड़ाई लड़ा महात्मा गांधी ने और अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाया। देखिए तो अभी भी हमें हमने अभी भी जो है कि कुटुंब का मान-सम्मान रखा, नहीं रखा? ये चेतना हमें 1947 में जगा। जब जगा तो कहता है जब बिल्ली जब पीता है, जब पक जाता है अचानक, तो फूँक-फूँक के पीता है। यदि यदि आपसे कोई किसी तरह की घटना चेतना जग चुका है, तब अगला कदम जो आप उठाएँगे वो आप फूँक-फूँक के उठाएँगे। आज़ादी के बाद ये दिमाग में आ गया था अब से जो है कोई भी कुटुंब हमारे यहाँ नहीं आएगा इससे, आना मना है। देखो तो इससे पहले 1947 से पहले हमारे यहाँ कैसा था? व्यापार आता था, व्यापार। तो व्यापार कैसे था? उसके लिए हमारे यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ था, खुले व्यापार की नीति थी। खुले व्यापार की नीति, खुले व्यापार खुले व्यापार की नीति थी। आइए कुटुम्ब आइए हमारा बिज़नेस कीजिए और जाइए, लूटिए जितना लूटना है लूट के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लूटा कि हमारे यहाँ सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश, लोहा का चिड़िया तक नहीं बचने दिया वो। समझ में आया बात? सोने की चिड़िया का मतलब है कि हमारे यहाँ उस समय उत्पादन इतना बेहतर होता था कि हम लोग काफ़ी आत्मनिर्भर थे। ऐसा उसने लूटा कि आत्मनिर्भरता हम भूल गए। हम है क्या अपना पहचान लोग भूलने लगा। बस एक ही उद्देश्य था आज़ादी पाना। तो उस समय पहले खुले बाजार की नीति थी, जो भी आइए विदेश से आइए हमारा व्यापार करके जाइए। लेकिन हम जले, ऐसे जले तब पे 1947 में इस चीज़ का दिमाग में चेतना जग गया, कहा जाए कि नहीं, अब किसी भी कुटुंब को यहाँ आने देने की ज़रूरत नहीं है। 1947 से लेकर के 1990 तक हमारे यहाँ खुले बाजार की नीति यानी कि स्वतंत्र रूप से जो बाजार होता था विश्व का आना-जाना सब बंद हो गया। यानी कि 1947 से लेकर के 1990 तक हमारे यहाँ खुले बाजार की नीति सरपट बंद हो गया। और ये बंद करने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि यही हमारा प्रथम प्रधानमंत्री थे। देश का बागडोर इसी हाथों में था। ये जला हुआ इसको चेतना जग चुका था कि हमने आज़ादी कितना संघर्ष से लिया है और इस आज़ादी में इसको दिमाग में ये आ गया कि अब हम किसी भी व्यापार को यहाँ आने नहीं देंगे, क्योंकि यही व्यापार जो व्यापारी करने आया था इसी ने मुझे गुलाम बना दिया। और इसी गुलामी के दास्ता से हम आज़ादी आज़ादी पाए हैं। फिर हम निमंत्रण दें किसी को यहाँ आने के लिए? जो एक बार जल गए हैं फिर उस चीज़ को जो है कि जले हुए दूध को फूँक के पिएँगे, रहते घटा कर दे देंगे? फूँक के पीना पड़ेगा। इसीलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर दिया? रोक लगा दिया ताकि खुले बाजार की नीति, स्वतंत्र रूप से जो बाजार होता था हमारे यहाँ, वो अब क्या होगा? बंद। पूरा बॉर्डर सील, पूरे भारत का बॉर्डर क्या हो गया? सील, पूरे पैक, कोई नहीं आ सकता। बगल का चाइना भी कहता है हमारे तो हम आपके यहाँ जाएँगे, आज़ादी नहीं हुआ है। पूरे देश-विदेश का सब देश जो है कि एकदम भारत पे निगरानी रखा हुआ है कि हम जाएँगे। आज़ादी पाया है ना, अब भारत पूरा खाली है ना, व्यापार अब जो यहाँ कोई नहीं है, सब अपना भारतीय आत्मनिर्भर बनना शुरू किया है और पूरे दुनिया एक ताक में लगा हुआ है कि हम जाएँगे भारत में व्यापार करने के लिए तो हम जाएँगे। ऐसे पूरी दुनिया देशों में देखोगे अमेरिका और रूस, अमेरिका और रूस। अमेरिका चाहता है कि हम जाएँगे और रूस चाहता है तो हम जाएँगे। यानी कि रूस चाहता है हम समाजवाद को लेके आएँगे, राजनीतिक बात थोड़ा बता रहे हैं। समाजवाद लेके आएँगे, अमेरिका चाहता है हम पूंजीवाद लेके आएँगे। ये देखो दुनिया का शक्ति भिड़ा हुआ है भारत का में। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे गुट निरपेक्ष अपनाया था, जो हमारा ज़्यादा अच्छा काम करेगा उसी के साथ में रहेंगे। ये तो हम राजनीतिक बातें बता रहे हैं, लेकिन हम व्यापार की बातें बता रहे हैं। चलो 1947 से लेकर 1990 तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू मर चुका है इस बीच में आते थे। 90 कहानी है नहीं है। 1947 से लेकर के 1990 तक भारत में खुले व्यापार की नीति बंद थी। ठीक है, कोई व्यापार नहीं कर रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था हमारे यहाँ जो संसाधन है, ध्यान देना, हमारे यहाँ जो संसाधन है उसी संसाधन का उपयोग हम सब मिल के करेंगे और नहीं होगा तो उसका हम उत्पादन करके अपना जिंदगी अपने से बिताएंगे, लेकिन किसी के आगे हम हाथ फैलाएंगे नहीं। जब अपने पे निर्भर होगे तो क्या होगा? उसमें तो लेट लगेगा ना जी। तब इसके जगह पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपना ही संसाधन का प्रयोग करोगे, इसके लिए जो कहा कि हर एक काम अब सरकारी हाथों होगा।
हर एक चीज अब सरकार के हाथों ही होगा। अब कोई भी व्यक्ति अपने तरीका से टोटल देश का हर कार्य सरकार के हाथे होगा। देखो आजादी से पहले हमारे यहाँ ट्रेन चली थी, ठीक है, 1883 में, सॉरी 53 में, 53 में ना, ठीक, गलती घटा मत बोला करो बीच में, ठीक है। कब? 1800 डलोजी काल में। और उस समय डाकघर भी चला था। जब ऐसे सब बड़े बड़े संस्था हमारे यहाँ था, तो सब पूरा का पूरा जिम्मा सरकार के हाथों में था। कोई निजी आदमी भी चिट्ठी पहुंचा देगा एक दूसरे जगह, सरकार को पसंद नहीं था, सरकार अपने द्वारा पहुंचाता। देखो अभी भी देखो डाकघर चलता है, अभी भी देखना पोस्ट, जब भी कोई चीज हम पोस्ट करते हैं, सरकार ही पहुंचाने का दायित्व लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ है। यानी कि भारत में जो भी नया उत्पादन होगा बड़े पैमाने पर, वो भारत सरकार करेगा, कोई निजी आदमी भी काम नहीं करेगा। तो उस समय भारत सरकार के द्वारा, यानी भारत भारत सरकार के उद्देश्य के अनुसार यदि कोई कुछ करना चाहता भी, उत्पादन करना भी चाहता है, इसके लिए भारत सरकार का उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस समय भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 चीज चालू किया भारत में, क्या? लाइसेंस, LPQ, ठीक है, LPQ, लाइसेंस, लाइसेंस, और क्या चाहिए? परमिट, 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 और क्या? कोटा, ठीक है। बिना लाइसेंस के, सरकार का आदेश के बिना कोई भी जो है कोई काम नहीं करेगा, इसलिए इसको LPC बोलते हैं या LPQ बोलते हैं, ठीक है ना, LPC बोलते हैं या LPQ। यानी कि ध्यान दो, समझाना क्या हम चाहते हैं, समझो सही से, यही अभी मेन चीज समझना है कि हम जले हुए थे, जले हुए चीज को जो है कि हमेशा क्या, जले हुए बिल्ली जब दूध पीती, जब जल जाता है मुंह, तो वो अगले बार जब दूध पिएगा क्या करेगा? फूक फूक के पिएगा। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम टाइट हो गया है कि भारत में किसी विदेशी को आने नहीं देंगे, खुले बाजार की नीति पूरा बंद, ठीक है। जबकि 1947 से हमारे भारत में क्या था? खुले बाजार की नीति, मतलब ऐसा नीति था कि विश्व का कोई भी आकर के व्यापार हमारे यहाँ कर सकता था, उसे कहा गया खुले बाजार की नीति। और 1947 से 90 के बीच, 90 घटना अभी लाएंगे हम, 47 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पास दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देश का हर एक काम सरकार करेगा, इसलिए सरकार जो करेगा, सरकार जिसको कहेगा करने के लिए वही करेगा, और सरकार उसको क्या देगा? लाइसेंस देगा, उसे परमिट बना के देगा, और उसको कितना करना होगा, कोटा बनना पड़ेगा उसे। कोटा मतलब समझते हो क्या होता है? समझो होता क्या है? सबसे पहले मान चलो कोई सरकार के आदमी में कोई बड़े व्यापारी है, व्यापारी ने बोला कि हम जो है कि मोटरसाइकिल बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? क्या कि आप मोटरसाइकिल बनाना चाहते हैं, क्या संसाधन आपके पास सब है बनाने का? है सब बनाने का? मोटरसाइकिल मत बोलिए, अभी साइकिल बोलिए, क्या बोलिए? वही सब, वही जमाना में साइकिल काफी रहे, उस समय साइकिल पार्लियामेंट जा रहे थे, संसद भवन साइकिल जा रहे सब नेता, बराबर नेता साइकिल चला रहे। उस समय हमारा इतना चीज डेवलप भी नहीं था, हमारा हम लोग का जो सेटेलाइट लॉन्च साइकिल से होता था, साइकिल से होता था, साइकिल पीछे हम ला ही दे रहे, तब लाई जाकर वहां लॉन्च करे रहे, तभी साइकिल था, नया 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 टू व्हीलर साइकिल था, ठीक ना। अब साइकिल यदि खाली बनाएगा, तो साइकिल के लिए परमिट देगा उसके लिए, और लाइसेंस बना के उस पर भेट नंबर होता था, भेट टैक्स उससे सरकार वसूलता था, इसके अनुरूप जो है कि उससे टैक्स लिया जाएगा। और यहाँ तक कौन सी, ये लाइसेंस की बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो आटा गेहूं चावल दाल बेचेगा, तेल बेचेगा, उसको भी लेना पड़ेगा परमिट। इसलिए उस समय पुराना सब वाला फिल्म में देखना कि बड़े बड़े जो होते थे, जिसको हम बनिया बोलते हैं, उसको लाइसेंस मिलता था, और उसके दुकान पर लाइसेंस का नंबर लिखा होता था। और यदि दाल गेहूं, मिस्टर इंडिया फिल्म देखे? अनिल कपूर का मिस्टर इंडिया फिल्म देखे हो? देखे हो? घड़ी से चिपता है, गायब हो जाता है अनिल कपूर, देखे होगे? तो देखे होगे वो अनाज लेने के लिए जिस सेठ के यहाँ जाता है, वो देखना उस सेठ को अनाज नहीं देता बच्चा को खाने के लिए, ठीक है। तो बड़े बड़े सेठ होते थे क्षेत्र में, और उसी को परमिट मिलता था भारत सरकार का, और वही देता था क्या? अनाज। जनरल आदमी नहीं दे सकता था, ये मैं तो खोली दिल के दुकान, हमारा से पैसा हम खोली दिल दुकान नहीं, बिना भारत सरकार के लाइसेंस के, क्योंकि जिसके यहाँ लाइसेंस परमिट मिलता था वही कर सकता था। परमिट मतलब की होले? परमिट मतलब आदेश दे दिया, लाइसेंस एकदम सरकारी बन गया। और कोटा मतलब हुआ कि लिमिट से बेचना है, ऐसा नहीं कि अंधाधुन बेच दिए, ऐसा बात नहीं है। एक 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 कोटा होता था, कोटा मतलब क्या? इतने भर,
अब ऐसे कि हमको हम सेठ है, हमने लाइसेंस पा लिया, हम क्या करते हैं, चावल दाल गेहूँ जितना भी चीज होता है बेचने वाला, सामग्री बेचते हैं खाने वाला, सब बेचते हैं। अब उसमें से कोई आ गया लेने के लिए, उसका उसका जैसे हमारे यहाँ भी राशन कार्ड होता था ना, उस समय राशन कार्ड टाइप का होता था। अब किसको कितना दाल देना है, कितना परिवार पे कितना चावल देना है, उसी के अनुसार देता था। अब बेसी किसी को नहीं देता था कि बेसी दे देंगे, या हम हमारे यहाँ जो है कि खाली ज्यादा भात ज्यादा पसंद करता है, चलो चावल हमको सेठ जी हमको 5 कुंटल चावल दे दीजिए, नहीं। सरकार का कहना है कि आप इतना परिवार में आपको इतना मिला, नहीं मिलता अभी, अभी भी मिलता है नहीं मिलता है। अभी बोलते हैं ना कोटा, कोटा क्यों बोलते हो, सब पे बांध लो चाहिए, इतना बच्चा के हिसाब से इतने हिसाब इतने चावल गेहूं दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा, बांध लो जिसे कहते हैं कोटा। समझा बात क्या। यदि यदि किसी के यहाँ फैमिली में जो है कि 20 फैमिली है, क्या करेगा, उसको नाप के सब दे देगा, नहीं। उसके हिसाब का सबका जोर लगा हुआ है, जिसका जितना बच्चा परिवार, उसके हिसाब से उसे गेहूं चावल दाल मिलेगा। इस कोटा है ना अभी, अब मोदी सरकार में देखो कोटा कर दिया ना, फ्री पूरे नहीं किया है। ये कोटा किस लिए फ्री हुआ पता है, वोट के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ, वोट के लिए। हटाओ ये सब बात, हटाओ। तो उस समय गांव ग्रामीण में जो बड़े सेठ होते थे, उसे कोटा, जो कोटा होता था, उसमें से उसे लाइसेंस मिलता था, उसी लाइसेंस पे उससे क्या करता था, उससे उससे सरकार टैक्स डायरेक्ट लेता था। तो हम लोग जाते थे सेठ क्या खरीदने के लिए, और सेठ जी से लेते थे कौन, सरकार। और सेठ उसमें इतना बेमान सब सरकार होता था, सेठ सब होता था, वो तराजू के नीचे जो चमुक सटा उठा कर बेचता था। इसे देखो अनिल कपूर जब आता है ना, धारा लाइसेंस सबका रद्द करता है, कहता है लाइसेंस रद्द करो, हटाओ लाइसेंस रद्द करो, नहीं करता है वो 24 घंटा में। अब समझ में आ रहा है कि फिल्म का उद्देश्य क्या था, समझ में आ रहा है। तुम्हें समझ में आया था कि दुकानदार का लाइसेंस जाकर के आके मुख्यमंत्री ने सीज कर रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने उसे परमिट दिया हुआ था। अब तुम्हें ये बात, तुम इस चीज को, तुम यदि फिल्म देखे होगे, तुम्हें इस बात का अनुमान लगता होगा, आखिर इस फिल्म में गेहूं चावल आटा बेचने वाला का लाइसेंस क्या रद्द हो रहा है। तुम वो तब इस बात को नहीं समझोगा जब तुम्हें ये बात समझ में आ रहा होगा, अभी तुमको समझ में आता होगा, ओहो इसलिए रद्द करता था, क्योंकि जमाना वही था, 47 का बाद वाला कहानी था, वो 62 65 का कहानी था वो। समझ में आ रहा बात। तो लाइसेंस LPQ क्या था, लाइसेंस परमिट कोटा पूरे भारत में चलता था, और इसके बिना कोई भी व्यापार कर रहे थे। सिंपल सी बात है, एगो गुमटियों तक नहीं खोला पड़े बिना, ऐसा में। इसलिए जो है कि कहीं भी दुकान उतना नहीं दिखता था, गांव ग्रामीण में एक जगह दुकान दिखता था। अभी रोड से निकलो दुकान स्टार्ट होता है, नहीं होता है। वो बताएंगे कब से हुआ ये कहानी, अभी हम बताते हैं, समझो थोड़ा सा। तो ये कहानी कब की है, 1947 से। तो खुले बाजार की नीति जब बंद हुआ, तो 1947 से लेकर के 1990 आते आते ये स्थिति ने पूरे भारत में आर्थिक स्थिति डाउन कर दिया, पूरा हालत खराब हो गया। क्योंकि उत्पादन जो है कि अपने पे निर्भर था, और उतना उत्पादन हो ही नहीं रहा था, और प्लस जनसंख्या में वृद्धि हो रहा था। जनसंख्या में क्या हो रहा था, देखो संसाधन वही है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, बाहर से कुछ ले ही नहीं रहे हो। यदि किसी को लाना भी है, तो मान लो कि यहाँ पे चाइना में जो मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल जो यहाँ बना है 15,000 में, मान लो उसमें 15,000 मोटरसाइकिल दे रहा है, और जैसे यहाँ आएगा, भारत सरकार कह दिया पहले, जैसे ही कोई जाएगा विदेश से, उस पर 500% टैक्स लगेगा। लो, ये गाड़ी जो 15,000 का था, अब 15 50 75 चला गया एकदम। 15,000 में दू को जीरो इधर बैठा दो, कितना चला गया, हाँ कितना कितना चला गया, 1 2 3 4 5, 15 लाख टका हो गया। अब बता, तो 15,000 की चीज को 15 लाख में लेता है, लेने को पसंद करेगा, तो बता तो, वो बाहर से लाना भी पसंद करेगा, नहीं। तो इतना महंगा टैक्स कर दिया था उसके ऊपर, इतना टैक्स महंगा कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ताकि विदेशी चीज यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। तो ये हालात के कारण 1990 आते आते पूरे भारत का आर्थिक स्थिति क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, इतना कमजोर पड़ गया। अब भारत को जो है कि कुछ दिन के लिए ही राशन था पूरे भारत के बजट में खाने के लिए, ठीक है, 15 दिन 18 दिन का था मात्र। और 1990 में इस समय भारत का प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री थे कौन पता है, हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यही जो अभी हाल फिलहाल में बड़े हैं। आज उसको क्या कहता है कि एकदम जो है कि गूंगा प्रधानमंत्री है। उसने जो किया है ना, नया प्रधानमंत्री आने वाला सोचेगा इस चीज को, समझ में आ रहा है बात।
वित्त मंत्री कौन थे उसके समय? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने अब कर्ज लेने के लिए जगह कहाँ पे? विश्व बैंक के पास। ये कहानी हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है। और लगभग होगा तो कल हम जो है कि ये जो है टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बड़ा जल्दी भी कह दिए।